हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे दोस्तों। पिछली क्लास में हमने प्रस्तावना को पढ़ा था दोस्तों। किस तरह से दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था और उसके बाद हमने स्रोतों की बात की, कहाँ से क्या चीज़ अडॉप्ट की गई थी। फिर उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा था। प्रस्तावना का आधार किसे माना जाता है, सारी बातें हमने प्रस्तावना में देखी थी। अब तक प्रस्तावना में कितने संशोधन किए गए थे, कहाँ से प्रस्तावना शुरू होती है। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग एक की। भाग एक दोस्तों किसके बारे में प्रावधान कर रखा है। भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। यानी अगर हम भारतीय संविधान के भाग एक की बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान के भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान कर रखा है। अनुच्छेदों की दोस्तों जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक प्रावधान कर रखा है। यानी भारतीय संविधान के भाग एक में कुल कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेदों की संख्या तो 4 अनुच्छेद है। क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह के कि भारतीय संविधान के भाग एक में कुल कितने अनुच्छेद हैं, भारतीय संविधान के भाग दो में कुल कितने अनुच्छेद हैं, भाग तीन में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते। तो भारतीय संविधान का भाग एक संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है, यूनियन की बात करता है और टेरिटोरी की बात करता है दोस्तों। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 1 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 1 में क्या क्या प्रावधान कर रखा है दोस्तों। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं दोस्तों। आर्टिकल 1 में 2 प्रावधान कर रखे हैं। पहला तो संघ के नाम के बारे में प्रावधान कर रखा है और दूसरा दोस्तों ये जो संघ है दोस्तों इसकी प्रकृति कैसी है, इसका प्रावधान कर रखा है। यानी अगर हम आर्टिकल 1 को पढ़ते हैं दोस्तों तो आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो आर्टिकल 1 में 2 प्रावधान कर रखे हैं, एक तो संघ का नाम, और क्या नाम है दोस्तों, एक तो संघ का जो परंपरागत नाम है उसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, और दूसरा दोस्तों जो भारत का मॉडर्न नेम है उसकी वकालत की गई थी। यानी भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो इस बात पर दोस्तों बहस की गई थी कि भारत के कितने नामों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया जाना चाहिए। यानी भारत नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए, हिंदुस्तान नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए, या इंडिया, इस तरह की क्या है बहस छिड़ी थी। तब दोस्तों क्या है इन 2 नामों को एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो वर्तमान समय में अगर भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 को हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 1 में जो संघ का नाम दे रखा है वो 2 नाम दे रखे। एक तो भारत का जो परंपरागत नाम है दोस्तों भारत का प्रावधान कर रखा है, और दूसरा जो मॉडर्न नेम है इंडिया उसका प्रावधान कर रखा है। दूसरा दोस्तों संघ की प्रकृति के बारे में प्रावधान कर रखा है, और संघ की प्रकृति कैसी है दोस्तों, राज्यों का संघ कहा गया है। यानी भारत को क्या कहा गया दोस्तों, राज्यों का संघ, यूनियन। यूनियन की बात की गई है दोस्तों, किसकी बात की गई है, यूनियन, यानी राज्यों के संघ की बात की गई है। अब दोस्तों ये संघ होता क्या है इसको हम क्लियर करते हैं दोस्तों। इसके लिए हमें 2-3 शब्दों को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। एक होता है हमारा दोस्तों परिसंघ, एक होता है परिसंघ, इसको कहते हैं हम दोस्तों कन्फेडरेशन, कन्फेडरेशन। और एक होता है दोस्तों हमारा संघ, इसको कहते हैं हम फेडरेशन। और एक होता है दोस्तों हमारा
संघ, ये भी संघ ही होता है दोस्तों, इसको हम कहते हैं यूनियन। क्या कहते हैं दोस्तों? यूनियन कहते हैं। यानी इन तीन शब्दों में क्या है, अंतर क्या है दोस्तों? क्योंकि भारत में क्या है दोस्तों, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, राज्यों के संघ का प्रयोग किया गया है। कन्फेडरेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, राज्य शक्तिशाली होते हैं। ये जो राज्य होते हैं दोस्तों शक्तिशाली होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। किससे दोस्तों? केंद्र से, केंद्र से शक्तिशाली होते हैं। यानी यहाँ पर दोस्तों क्या है, केंद्र उतना सशक्त नहीं होता है, केंद्र उतना मजबूत नहीं होता है। कन्फेडरेशन में, परिसंघ में दोस्तों केंद्र उतना मजबूत नहीं होता है जितने कि राज्य मजबूत होते हैं। और राज्यों के पास ऐसे अधिकार होते हैं कि राज्य जब चाहें संघ से अलग हो सकते हैं। यानी ये जो परिसंघ व्यवस्था है दोस्तों, इसमें यह प्रावधान कर दिया गया है कि जब चाहे राज्य तब क्या है, केंद्र से अलग हो सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं दोस्तों, तो रूस की बात करें तो रूस, यानी कि अगर हम बात करें रूस की, तो दोस्तों यहाँ से क्या है, बहुत सारे स्टेट क्या है, अलग हुए हैं। तो यहाँ पर परिसंघ, कन्फेडरेशन की बात करते हैं तो दोस्तों राज्य क्या है, अधिक शक्तिशाली हैं केंद्र के मुकाबले, और राज्य जब चाहें तब क्या है, केंद्र से अलग हो सकते हैं। फेडरेशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, राज्य और क्या है, केंद्र, राज्य और क्या है, केंद्र को क्या है दोस्तों, बराबर शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यानी दोनों के पास क्या है दोस्तों, बराबर पावर क्या है, होती है, बराबर पावर होती है दोनों के पास। राज्य के पास भी उतनी पावर होती है, केंद्र के पास भी उतनी पावर होती है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों अमेरिका की, तो अमेरिका में राज्यों के पास भी उतनी ही पावर है दोस्तों, और केंद्र के पास भी उतनी ही पावर है। यानी ये जो राज्य थे दोस्तों, वो केंद्र में एक एग्रीमेंट के थ्रू क्या है, शामिल हुए थे। यानी राज्य एक समझौते के तहत अमेरिका में केंद्र में शामिल हुए थे, और ये राज्य दोस्तों जब चाहें क्या है, केंद्र से अलग हो सकते। इसीलिए दोस्तों अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। किसका? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एक तो दोस्तों अमेरिका में केंद्र की नागरिकता होती है, और एक क्या है, राज्यों की नागरिकता होती है। तो यहाँ पर क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन एक समझौते के तहत दोस्तों राज्य केंद्र में शामिल हुए हैं, और राज्यों के पास ऐसे अधिकार हैं कि राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं। जबकि यूनियन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें केंद्र शक्तिशाली होता है दोस्तों, केंद्र शक्तिशाली होता है। किससे दोस्तों? राज्यों से, राज्यों से केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, ये ऐसा मान लीजिएगा दोस्तों, केंद्र है, केंद्र है, और दोस्तों ये क्या है, राज्य हैं। तो राज्य किसके अधीन रहते हैं? केंद्र के अधीन रहते हैं। यानी ये जो राज्य हैं दोस्तों, ये विनाशी हो सकते हैं, यानी इनका विनाश हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये जो केंद्र है दोस्तों, ये क्या होता है, अविनाशी होता है। इसका क्या है, ये अविनाशी होता है, इसका विनाश नहीं हो सकता। यानी भारत में ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसको देखते हैं, भारत को देखते हैं। भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं ने ऐसा प्रावधान किया, हमारे यहाँ पर अमेरिका की संघीय व्यवस्था को ना अपना के दोस्तों किसकी संघीय व्यवस्था को अपनाया था, कनाडा की संघीय व्यवस्था को अपनाया था। यानी हमारे यहाँ पर आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ होगा। संघ की प्रकृति की बात करें तो आर्टिकल 1 स्पष्ट शब्दों में क्या देता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी ये जो राज्य हैं किसी समझौते का परिणाम नहीं है दोस्तों, ये कभी भी राज्य कभी भी केंद्र से अलग नहीं हो सकते। यानी राज्यों के पास ऐसे अधिकार नहीं है कि वो केंद्र से अलग हो सकते। राज्यों का विनाश हो सकता है एक बार को दोस्तों, लेकिन केंद्र का कभी विनाश नहीं हो सकता। राज्य एक बार अपना अस्तित्व खो सकते हैं, लेकिन केंद्र कभी भी अपना अस्तित्व नहीं खो सकता है। और ऐसा होता भी है दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, अनुच्छेद 356 जैसे ही लागू होता है किसी राज्य में, राष्ट्रपति शासन लागू होता है इसके थ्रू, तो राज्य की जो पावर होती है दोस्तों, राज्य की जो शक्ति होती हैं, वो किस में चली जाती हैं दोस्तों, केंद्र के पास चली जाती है। यानी भारत की व्यवस्था तो संघात्मक है, लेकिन एकात्मक की ओर चली जाती है।
जैसे ही आर्टिकल 356 किसी राज्य में लागू किया जाता है तो उस राज्य की पावर किसके पास चली जाती है? केंद्र के पास चली जाती है। और भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कैसी हो जाती है? एकात्मक व्यवस्था हो जाती है। इसीलिए भारत के संविधान में कहीं भी ना तो आपको संघात्मक शब्द देखने को मिलेगा और ना ही एकात्मक शब्द देखने को मिलेगा, बल्कि दोनों का क्या है? मिला जुला रूप है। इसलिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। दोस्तों ये जो संघ है, इस संघ में कितने प्रकार के क्षेत्रों को शामिल किया गया है? ये जो यूनियन है दोस्तों, भारत केंद्र है, इसमें कितने प्रकार के क्षेत्रों को शामिल किया गया है? इसमें दोस्तों राज्यों को शामिल किया गया है, राज्यों के क्षेत्र को शामिल किया गया है, और दूसरा दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। और तीसरा दोस्तों ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार द्वारा या भारत के द्वारा, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है, अधिग्रहित किया जा सकता है। यानी ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार के द्वारा कभी भी अधिग्रहित किया जाता है। तो ये जो भारत है दोस्तों, ये जो संघ है दोस्तों, भारत संघ, इसमें 3 प्रकार के क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया है। एक तो राज्यों को शामिल किया गया है, और वर्तमान में दोस्तों भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में अगर राज्यों की संख्या की बात करें तो कितने राज्य हैं दोस्तों? वर्तमान में 28 राज्य हैं। जबकि दूसरा क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। और वर्तमान में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी संख्या है? कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और तीसरा है दोस्तों ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार के द्वारा कभी भी अधिग्रहित किया, यानी कभी भी भारत सरकार के द्वारा उस पर कब्जा किया जा सकता है, या ऐसा मान लीजिएगा भारत सरकार के द्वारा लीज पर लिए गए जो क्षेत्र हैं उनको भी इसी कैटेगरी में शामिल करते हैं, या भारत सरकार को दिए गए उपहार के क्षेत्र में, उपहार के रूप में जो क्षेत्र दिए जाते हैं उनको भी दोस्तों इसी कैटेगरी में शामिल करते हैं। तो ये जो संघ है दोस्तों, ये जो यूनियन है, ये कैसा है दोस्तों? राज्यों का संघ है, और ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ना ही किसी एग्रीमेंट का परिणाम है। और कभी भी इस संघ से क्या रहा है? राज्य अलग नहीं हो सकते, यानी राज्यों के पास ऐसे अधिकार नहीं है कि वो चाहें तो राज्य जो है संघ से अलग हो सकते हैं। यानी हमारे यहाँ पर, यानी भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत का आर्टिकल 1 स्पष्ट शब्दों में कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, और राज्यों के पास ऐसे अधिकार नहीं है कि वो केंद्र से अलग हो सके। तो 3 तरह के क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। राज्यों की बात की गई है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है, और ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार के द्वारा कभी भी अधिग्रहित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद आर्टिकल 2 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान कर रखा है? अनुच्छेद 2 कहता है ये जो भारत है दोस्तों, ये जो भारत है दोस्तों, ये जो भारत है दोस्तों, इस भारत के बाहर के जो क्षेत्र हैं दोस्तों, जो बाहरी क्षेत्र हैं, बाहरी क्षेत्र हैं, इनको शामिल किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान के क्षेत्र की बात करें या बांग्लादेश के क्षेत्र की बात, यानी कोई भी बाहरी क्षेत्र यानी शामिल किया जा सकता है। बाहरी क्षेत्र को आर्टिकल 2 के तहत संसद क्या है? बाहरी क्षेत्र को शामिल कर सकती है, और शामिल करने के बाद क्या है दोस्तों? भारत में उसकी स्थापना कर सकती है। तो आर्टिकल 2 में क्या प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 2 कहता है कि जो बाहरी क्षेत्र हैं उसको भारत में शामिल किया जा सकता है,
और उनकी स्थापना की बात करता है। जितने भी चाहें दोस्तों हम युद्ध के माध्यम से जीतने की बात करें या किसी क्षेत्र पर कब्जा करने की बात करें, उन क्षेत्रों को भारत में शामिल किया जा सकता है। यानी संसद के पास ऐसे अधिकार हैं दोस्तों कि संसद किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है और उसकी स्थापना कर सकती है। तो आर्टिकल 2 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 2 बाहरी क्षेत्रों से संबंधित है और उसकी स्थापना से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 3 की अगर हम बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान कर रखा है? अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर या किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर या किसी राज्य के नामों में परिवर्तन कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर दोस्तों एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो जो क्षेत्र है उसमें राज्यों के किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकता है। संसद के पास ऐसे अधिकार हैं कि किसी क्षेत्र को घटाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी क्षेत्र यानी किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है और दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर सकती है। यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में दोस्तों अंतर यही है। अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों की बात करता है और बाहरी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की बात करता है। जबकि अनुच्छेद 3 की बात करते हैं तो दोस्तों अनुच्छेद 3 किसका प्रावधान करता है? यानी ये जो भारत है दोस्तों, इसके अंतर्गत बहुत सारे राज्य हैं, यानी 28 राज्य और क्या है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें जो परिवर्तन है दोस्तों, यानी भारत की सीमा के भीतर जो भी परिवर्तन हो रहा है वो किसके तहत हो रहा है दोस्तों? आर्टिकल 3 के तहत हो रहा है। तो किसी क्षेत्र को घटा सकती है संसद, किसी क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, दो राज्यों को मिला सकती है और इस तरह से नए राज्य का संसद निर्माण कर सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसे बिल जब भी संसद में लाए जाते हैं तो इससे पहले संबंधित राज्य की विधानमंडल से संसद या राष्ट्रपति अनुमति लेता है। यानी संसद या राष्ट्रपति आगे अगर हम बात करें तो वह संबंधित राज्य के विधानमंडल से अनुमति लेता है। जैसे अगर हम आंध्र प्रदेश के केस में देखा जाए तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण होता है और जब निर्माण होता है दोस्तों आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया जाता है तो आंध्र प्रदेश की विधानमंडल से राष्ट्रपति के द्वारा पूछा जाता है क्या हम इस तरह का प्रावधान कर रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश की जो विधानमंडल होती है दोस्तों वो मना कर देती है, लेकिन फिर भी क्या है आंध्र प्रदेश का विभाजन देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर राज्य विधानमंडल नहीं भी चाहती है कि हमारे प्रदेश का विभाजन ना हो, तब भी संसद चाहे तो इस तरह के प्रावधान कर सकती है, यानी राज्य का विभाजन कर सकती है। तो दोस्तों 2 और 3 में अंतर यही है, 2 बाहरी क्षेत्रों की बात करता है जबकि 3 जो है आर्टिकल 3 आंतरिक क्षेत्रों की बात करता है, उसमें होने वाले परिवर्तन की बात करता है। अनुच्छेद 4 की अगर हम बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 4 में क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं? अनुच्छेद 4 कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 2 व 3 में जो परिवर्तन होंगे, अनुच्छेद 2 व 3 में जो परिवर्तन होंगे दोस्तों, वो अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अधीन नहीं होंगे,
यानी अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होंगे, अनुच्छेद 4 कहता है दोस्तों कि वो अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अधीन नहीं होंगे। यानी 2-3 में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें अनुच्छेद 368 के प्रावधानों से बाहर रखा गया है और ऐसे संशोधनों को कभी भी दोस्तों संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं किया जाता। यानी 2 और 3 में जो भी परिवर्तन हुए हैं उन्हें कभी भी क्या है, संविधान संशोधन के रूप में काउंट नहीं किया जाता। कभी भी दोस्तों आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि इतने में संविधान संशोधन के माध्यम से इस राज्य को जोड़ा गया, या तेलंगाना को इतने में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, कभी भी आपने ऐसा सुनने को नहीं मिला होगा। तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद 4 में परिवर्तन किए जाते हैं ये किस विधेयक के माध्यम से किए जाते हैं, किस विधेयक के माध्यम से किए जाते हैं, किस तरह से संविधान में संशोधन होता है। तो संशोधन की अगर हम बात करें दोस्तों तो भारतीय संविधान में संशोधन 3 तरह से किए जा सकते हैं दोस्तों। पहला तो संविधान में संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से किया जा सकता है, और दूसरा प्रावधान किया है दोस्तों अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान में संशोधन कैसे होगा दोस्तों, कैसे होगा और कौन करेगा, यह प्रावधान किया गया। यानी अगर हम संविधान में संशोधन की बात करें तो दोस्तों संविधान में संशोधन 3 तरह से होते हैं। पहला तो साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन होता है और इसका प्रावधान कहाँ कर रखा है, अनुच्छेद 4 में कर रखा है। दूसरा दोस्तों अनुच्छेद 368 ये कहता है कि संविधान में संशोधन कैसे किए जा सकते हैं और कौन कर सकता है। तो कैसे किए जा सकते हैं दोस्तों संविधान में संशोधन, इसके क्या है प्रावधान अनुच्छेद 368 में कर रखा है। और अनुच्छेद 368 के तहत 2 तरह से संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। एक तो विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है संविधान में दोस्तों, किसके माध्यम से किया जा सकता है, विशेष बहुमत के माध्यम से। और दूसरा दोस्तों संविधान में संशोधन विशेष बहुमत और दोस्तों आधे राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यानी अगर हम संविधान में संशोधन की बात करें दोस्तों तो भारतीय संविधान में 3 तरह से संशोधन किए जा सकते हैं। एक साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है और इसका प्रावधान कहाँ कर रखा है, अनुच्छेद 4 में कर रखा है। और दूसरा दोस्तों अनुच्छेद 368 में प्रावधान कर रखा है कि विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन किया जाएगा और विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से संविधान में संशोधन किया जाएगा। अगर हम साधारण बहुमत की बात करते हैं तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, यानी ऐसा मान लीजिएगा कि किसी राज्य को लेकर क्या है विभाजन करने की बात कही गई और संसद में क्या है बिल लाया गया दोस्तों। तो उस समय लोकसभा में 300 सदस्य क्या है उपस्थित हुए। तो इसमें यह कहा गया है साधारण बहुमत के माध्यम से कि उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत, यानी 300 सदस्य उपस्थित हुए और 300 ने मतदान कर दिया। तो दोस्तों इनका बहुमत होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें तो 150 सदस्य होंगे और इसका बहुमत 1 हो जाएगा। यानी कि अगर 151 सदस्य दोस्तों 151 सदस्य ये जो विधेयक लाया गया था दोस्तों इसके पक्ष में होते हैं तो फिर ऐसा क्या है पारित मान लिया था, यानी ऐसे विधेयक को लोकसभा से पारित मान लिया था। तो ये क्या है साधारण बहुमत होता है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार राज्यसभा से पारित हो जाता है। तो साधारण बहुमत का मतलब होता है उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत। जितने सदस्य उपस्थित हुए उन्होंने मतदान कर दिया तो फिर दोस्तों क्या है उससे 1 अधिक होना चाहिए और इस तरह से क्या है विधेयक पारित मान लिया था। जबकि विशेष बहुमत की बात करते हैं तो विशेष बहुमत में दोस्तों 2 कंडीशन होती हैं, यानी 2 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। एक तो दोस्तों सदन की कुल सदस्य संख्या का क्या होता है दोस्तों, विशेष बहुमत की अगर हम बात करें, विशेष बहुमत में दोस्तों क्या है 2 कंडीशन होती हैं। एक तो होता है सदन की
कुल सदस्यीय संख्या का बहुमत, और दूसरा होता है दोस्तों, दूसरी इसकी कंडीशन क्या होती है, उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, 2/3 होना चाहिए। जैसे ऐसा मान लीजिएगा कि कोई बिल लोकसभा में लाया गया, और दोस्तों लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है, 550 है। लोकसभा में लाया गया तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि सदन की कुल सदस्यीय संख्या का बहुमत होना चाहिए। यानी अगर हम सदन की कुल सदस्यीय संख्या के बहुमत की बात करें तो कितना होना चाहिए, इसे आप देखेंगे तो ये लगभग आ जाएगा, ये आ जाएगा 275। यानी कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए, यानी 275 प्लस के 1 यानी कि 276 क्या है, होने चाहिए 276। यानी पहली कंडीशन ये कहती है कि सदन की कुल सदस्यीय संख्या का बहुमत होना चाहिए। तो कितने होने चाहिए, कम से कम विधेयक के पक्ष में दोस्तों 276 सदस्य होने चाहिए। दूसरा कहता है कि उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए। यानी ऐसा मान लीजिएगा कि जब बिल पर क्या है वोटिंग की गई थी तो उस समय 300 सदस्य क्या है उपस्थित थे, और ये कहता है कि उपस्थित व मतदान करने वालों का कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है, उस समय जब विधेयक पर वोटिंग करी जा रही थी दोस्तों क्या है, 200 सदस्यों ने ही क्या है वोटिंग की। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये बिल क्या होगा, ये लोकसभा से पारित नहीं होगा। क्योंकि क्या चाहिए दोस्तों, दो कंडीशन एक साथ चाहिए, एक तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए जो उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए। तो पहली कंडीशन को तो दोस्तों ये फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये क्या है, उपस्थित और मतदान करने वालों के उपस्थित व मतदान करने वालों के बहुमत से कम है, इसलिए ये बिल क्या है यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अगर यहीं पे दोस्तों क्या है 450 अगर सदस्य उपस्थित हो जाते हैं और 2/3 जब इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा, यानी इस तरह से अगर हम बात करें तो ये 300 हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या है, ये क्या है विशेष बहुमत से बिल लोकसभा से पारित हो जाता है। तो ऐसे ही क्या है ये दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में भी क्या है ये इसी तरह से पारित हो जाता है। तो पहली कंडीशन में अगर हमने देखा तो दोस्तों क्या है ये लोकसभा से पारित नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो सदस्य संख्या है दोस्तों ज़्यादा है, कम से कम इतनी होनी चाहिए या फिर क्या है इससे ज़्यादा होनी चाहिए विशेष बहुमत से बिल पारित करने के लिए। और दूसरे में क्या कहा गया है दोस्तों, दूसरा क्या कहता है हमारा, दूसरा कहता है कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए। यानी कि उपस्थित सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए और उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 और क्या है आधे राज्यों की सहमति होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या है संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों 3 तरह से किए जा सकते हैं, एक तो साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और 2 कंडीशन का प्रावधान कहाँ कर रखा है दोस्तों, अनुच्छेद 368 में कर रखा है। एक तो हमारा विशेष बहुमत आ जाएगा और दूसरा क्या है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति से संविधान में संशोधन किया। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा सिक्किम के बारे में कई बार लिखा हुआ होता है कि 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को जोड़ा गया था। इस तरह के प्रावधान आपने पढ़े होंगे और लिखा हुआ भी होता है। तो क्या प्रावधान है दोस्तों, इसकी अगर हम बात कर लेते, यानी ये जो सिक्किम राज्य है दोस्तों इसको अनुच्छेद 2A के माध्यम से जोड़ा गया था। और किसके माध्यम से, 35वें संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से। कब दोस्तों, 1975 में। तो ये जो 35वां संविधान संशोधन है 1975 में किया गया था दोस्तों, इसके माध्यम से सिक्किम राज्य को शामिल नहीं किया गया था, सिक्किम राज्य को भारत में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि ये जो सिक्किम राज्य था दोस्तों इसको क्या है सह राज्य का दर्जा दे दिया गया था। सह राज्य यानी एसोसिएट स्टेट बना दिया गया था, इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन के माध्यम से, 35वां संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से ये जो सिक्किम राज्य था दोस्तों इसको सह राज्य बना दिया गया था। इसके बाद दोस्तों क्या है एक और संशोधन किया था जिसको हम 36वां संशोधन के नाम से जानते हैं। 36वां संशोधन किया जाता है 1975 में, और इसके माध्यम से ये जो दोस्तों एसोसिएट राज्य था इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। यानी कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सिक्किम को एसोसिएट राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया था, बल्कि
कई लोग तो ये सोचते हैं कि 35वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से सिक्किम को जोड़ा गया था, बल्कि जोड़ा नहीं गया था, इसको क्या है एसोसिएट राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसका जो ये सह राज्य का दर्जा था दोस्तों, इसको समाप्त कर दिया गया था। तो भारत के राज्यों में किसी प्रकार का अगर परिवर्तन करना है तो दोस्तों किसके माध्यम से किया जा सकता है? साधारण बहुमत के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों स्वतंत्रता से आज तक राज्यों में होने वाले परिवर्तन की बात करते हैं। होने वाले परिवर्तन की बात करते हैं, यानी किस तरह से राज्यों में परिवर्तन हुए हैं उनकी हम बात करते हैं दोस्तों। यानी भारत जब आज़ाद हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1947 को, तो भारत अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था। भारत जब आज़ाद हुआ दोस्तों तो अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था। और कितनी देशी रियासतों में बटा हुआ था दोस्तों? लगभग उस समय 552 देशी रियासतें थी। यानी कितनी देशी रियासतें थी लगभग उस समय दोस्तों? 552 देशी रियासतें थी। और ये जो 552 देशी रियासतें थी, इनमें से दोस्तों क्या है, ऐसा माना जाता है कि 549 देशी रियासतें क्या है भारत में शामिल हो गई थी। भारत में इनको शामिल कर लिया गया था। भारत में दोस्तों क्या है, शामिल कर लिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा क्या है, भारत का एकीकरण किया गया था दोस्तों। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारतीय एकीकरण का जन्मदाता कहा जाता है। तो ये माना जाता है कि ये जो 552 देशी रियासतों में भारत बटा हुआ था, इन 552 देशी रियासतों में से दोस्तों 549 देशी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया गया था। लेकिन 3 ऐसी देशी रियासतें थी जो दोस्तों ना तो अपना विलय भारत में चाह रही थी और ना ही पाकिस्तान में, बल्कि वो क्या है एक स्वतंत्र इकाई के रूप में अपने आप को स्थापित करने में लगी हुई थी। अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन कौन सी इकाइयाँ थी, कौन कौन सी रियासतें थी? हैदराबाद थी दोस्तों, जूनागढ़ और कश्मीर। ये 3 देशी रियासतें ऐसी रियासतें थी दोस्तों जो अपना विलय ना तो पाकिस्तान में चाह रही थी और ना ही क्या है भारत में अपना विलय चाह रही थी, बल्कि क्या है एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित होना चाह रही थी। हैदराबाद को दोस्तों 1948 में शामिल किया जाता है ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से यानी पुलिस कार्रवाई के माध्यम से 1948 में हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया जाता है। जूनागढ़ को भी दोस्तों 1948 में भारत में शामिल किया गया था। किसके माध्यम से किया गया था? जनमत संग्रह के माध्यम से। जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को भी 1948 में भारत में शामिल कर लिया गया था। कश्मीर को दोस्तों 1947 में महाराजा हरि सिंह से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके क्या है भारत में शामिल कर लिया गया था। तो विलय के द्वारा कश्मीर को भी 1947 में भारत में शामिल कर लिया। ये जो 552 देशी रियासतें थी दोस्तों, इनको 4 समूहों में बांटा गया था। यानी ये जो 552 देशी रियासतें थी, इनको दोस्तों क्या है समूहों में बांट रखा था। समूहों में बांट रखा था और 4 समूहों में क्या है दोस्तों इनको बांट रखा था। पहले समूह में दोस्तों 275 देशी रियासतों को रखा गया था और यहाँ से क्या है 9 राज्य बनाए गए थे। 275 देशी रियासतों को रखा गया था और 9 राज्य। दूसरे में दोस्तों क्या है 61 रियासतों को रखा गया था और यहाँ से भी 9 राज्यों का निर्माण किया गया था। और तीसरे में दोस्तों 61 देशी रियासतों को रखा गया था और यहाँ से 10 राज्यों का निर्माण किया गया था। 10 राज्यों का निर्माण किया गया था दोस्तों। और चौथे में अंडमान निकोबार को अलग समूह में रखा गया था। यानी इस तरह से क्या है दोस्तों 3 समूह बना दिए गए, 4 समूह बना दिए गए थे, A B C और क्या है D।
अलग अलग देशी रियासतें यानी बांट दी गई थी दोस्तों। 552 275 देशी रियासतों से दोस्तों क्या बनाया गया था, 9 राज्यों का निर्माण किया गया था। 61 देशी रियासतों से दोस्तों, देशी रियासतों से 9 राज्य बनाए गए थे। और दोस्तों 216 देशी रियासतों से, यहाँ पे क्या है दोस्तों, 216 देशी रियासतों से, देशी रियासतों से दोस्तों 10 राज्यों और अंडमान निकोबार को क्या है, अलग रखा गया था। यहाँ पर दोस्तों किसके माध्यम से शासन किया जा रहा था, गवर्नर के माध्यम से शासन किया जा रहा था। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, राजा महाराजा के माध्यम से शासन किया जा रहा था। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, आयुक्तों के माध्यम से शासन किया जा रहा था। और अंडमान निकोबार में एकाधिकृत क्या है, शासन किया जा रहा। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, ये जो 552 देशी रियासत थी, इनको बांट दिया गया था 4 समूह में, ABCD की फॉर्म में। और यहाँ से क्या है, 275 देशी रियासतों से 9 राज्यों का निर्माण किया गया, जहाँ पर क्या है, गवर्नर शासन कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों 61 देशी रियासतों से 9 राज्यों का निर्माण किया गया, जहाँ पर राजा महाराजाओं के माध्यम से शासन किया जा रहा था। 216 देशी रियासतों से दोस्तों 10 राज्यों का निर्माण किया गया, जहां पर आयुक्तों के माध्यम से शासन किया जा रहा था। और अंडमान निकोबार को एक अलग कैटेगरी में दोस्तों डाल रखा था। दोस्तों ये जो राज्य थे, इन राज्यों में भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी। यानी ये जो राज्य थे दोस्तों, धीरे धीरे अपने आप को क्या है, भाषा के रूप में एक अलग राज्य स्थापित करने के लिए मांग उठाने लगे थे। दोस्तों इसी की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है, जिसको हम एस के धर आयोग के नाम से जानते हैं। ये जो एस के धर आयोग था दोस्तों, इसके अध्यक्ष एस के धर थे, दोस्तों, एस के धर थे। और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम क्या पड़ जाता है, एस के धर आयोग पड़ जाता है। ये जो आयोग होता है दोस्तों, इसकी स्थापना या इसका गठन दोस्तों 1948 में किया जाता है। और 1948 में ही दोस्तों क्या है, ये अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देता है 1948 में। और ये अपनी सिफारिशों में दोस्तों क्या कहता है, अपनी सिफारिशों में कहता है कि भाषा के आधार पर नया राज्य नहीं बनना चाहिए। यानी ये कहता है कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि ये कहता है कि प्रशासनिक आधार पर नए राज्यों का निर्माण होना चाहिए। यानी एस के धर आयोग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 1948 में इसका गठन किया जाता है। एस के धर आयोग इसके अध्यक्ष होते हैं। ये अपनी सिफारिशें 1948 में सरकार को सौंपता है और ये कहता है कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। दोस्तों ये जो आयोग होता है, इस आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए दोस्तों एक समिति बनाई जाती है, जिसको JBP समिति के नाम से जानते हैं। JBP समिति का गठन दोस्तों 1948 में किया गया था। और ये जो JBP समिति थी दोस्तों, इसमें 3 सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य थे दोस्तों। और B से क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सदस्य थे। और P से दोस्तों क्या आता है, पट्टाभी, सीता
रमैया इसके सदस्य थे दोस्तों। यानी ये जो समिति बनाई जाती है जेबीबी समिति, इसका गठन 1948 में किया जाता है। इसमें कुल 3 सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। ये जो समिति होती है दोस्तों अपनी रिपोर्ट को 1949 में सरकार को सौंपती है और ये भी मानती है, ऑफिशियली मानती है दोस्तों, कि भाषा के आधार पर नए राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे वैसे दोस्तों क्या है, भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग जोरों से उठने लगती है और एक आंदोलन खड़ा हो जाता है दोस्तों। और उसी आंदोलन में क्या है, एक व्यक्ति होते हैं, कांग्रेसी व्यक्ति, जिनका नाम है श्री रामुलु पोटी। श्री रामुलु पोटी दोस्तों ये भूख हड़ताल स्टार्ट कर देते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या है, भूख हड़ताल स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। और जब ये भूख हड़ताल स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों ये क्या है, 56 दिन भूख हड़ताल करते हैं। और 56 दिन के बाद दोस्तों क्या है, 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही इनकी मृत्यु होती है दोस्तों, तो ये इनकी मृत्यु आग में घी डालने का काम कर देती है। यानी जो आंदोलन हो रहा था वो आंदोलन पूरी तरह से क्या है, भड़क गया था, वो आंदोलन बहुत आक्रोशित हो गया था। इसीलिए दोस्तों क्या है, सरकार 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर दोस्तों मद्रास से दोस्तों आंध्र प्रदेश को अलग कर देती है दोस्तों। यानी अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से दोस्तों कौन अलग हो जाता है, आंध्र प्रदेश अलग हो जाता है, जो कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। कब, 1 अक्टूबर 1953 को दोस्तों। जैसे ही भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश अलग होता है तो दोस्तों और राज्य भी क्या है, भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगती है। यानी बाकी राज्यों में भी मांगे क्या है दोस्तों, अलग राज्य बनाने की उठने लगती है। इसकी जांच करने के लिए दोस्तों एक और आयोग बनाया जाता है जिसको हम फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं, या इसी को दोस्तों हम क्या कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जानते हैं। ये जो फजल अली आयोग होता है दोस्तों, इसका गठन 1953 में किया जाता है और इस आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, फजल अली होते हैं। यानी इन्हीं के नाम पर इसको क्या है, फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है। ये राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें दोस्तों 2 अन्य सदस्य भी होते हैं, एक होते हैं हृदयनाथ कुंजरू होते हैं दोस्तों, और दूसरे के.एम. पडिक्कर इसके सदस्य होते हैं। ये जो आयोग होता है दोस्तों, ये अपनी रिपोर्ट 1955 में देता है, 1955 में सरकार को सौंपता है। और ये अपनी सिफारिशों में दोस्तों क्या कहता है, अपनी सिफारिशों में कहता है दोस्तों कि भाषा व सांस्कृतिक आधार पर नए राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। यानी ये जो फजल अली आयोग होता है दोस्तों, ये जांच करता है और ये अपनी सिफारिशों में कहता है कि भाषा व सांस्कृतिक आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इस तरह की सिफारिशें करता है। और अपनी सिफारिशों में क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण होना चाहिए। 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन होना चाहिए। यानी
1953 में फजल अली आयोग का गठन किया जाता है और 1955 में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देता है और ये कहता है कि भाषा व सांस्कृतिक आधार पर अब नए राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए और कहता है कि भाई 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाना चाहिए। सरकार इनकी सिफारिशों को लागू करती है दोस्तों 1956 में। 1956 में सरकार इनकी सिफारिशों को लागू करती है और 1956 में ही 7वां संविधान संशोधन करती है। 7वां संविधान संशोधन करती है और दोस्तों ये जो समूह में बटे हुए भाग थे, राज्य थे दोस्तों, ये जो समूह में बटे हुए राज्य थे, इसको दोस्तों क्या है, 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से, 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से भाग 7 को, इनका प्रावधान कहाँ कर रखा था दोस्तों, भाग 7 में कर रखा था और इस 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों इस प्रावधान को समाप्त कर देती है। यानी ये जो राज्यों का समूह था दोस्तों, इसको पूरी तरह से क्या है, खत्म कर देती है 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से। और फजल अली आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए दोस्तों, फजल अली आयोग की सिफारिश को लागू करते हुए दोस्तों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाता है। यानी राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है 1 नवंबर 1956 को। कब किया था दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है और 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाता है दोस्तों। ये 14 राज्य कौन कौन से दोस्तों, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश था। ये दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। तो आंध्र प्रदेश था दोस्तों, असम, बम्बई था, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास था दोस्तों, मद्रास था दोस्तों, मैसूर, मद्रास जो जिसको दोस्तों आज तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, और मैसूर दोस्तों जिसको हम क्या है, कर्नाटक के नाम से जानते हैं। 1973 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, कर्नाटक। मद्रास का नाम दोस्तों 1969 में बदल दिया गया था। कब बदल दिया गया था दोस्तों, 1969 में मद्रास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तमिलनाडु। जबकि मैसूर का नाम बदलकर 1973 में क्या कर दिया गया था, कर्नाटक कर दिया गया था। उड़ीसा था दोस्तों, उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं, उड़ीसा था। पंजाब की बात करते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों अंडमान निकोबार था, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप दोस्तों इसका पुराना नाम है, इसका पुराना नाम क्या दोस्तों, लकावै अमीनी द्वीप समूह, द्वीप समूह है, जो कि दोस्तों 1973 में बदलकर क्या हो गया था, लक्षद्वीप हो गया था। मणिपुर और त्रिपुरा। यानी 1 नवंबर 1956 को राज्यों का क्या होता है दोस्तों, पुनर्गठन होता है। और राज्यों के पुनर्गठन जब होता है तो दोस्तों 14 राज्य बनाए जाते हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों राज्यों का किस तरह से निर्माण होता है उस पर देख लेते हैं दोस्तों। 1960 में बम्बई से दोस्तों अलग होता है महाराष्ट्र और गुजरात। ये भी दोस्तों उसके बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाले राज्य थे, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती थी और गुजरात में गुजराती भाषा। तो दोस्तों हमारे 14 राज्य थे, तो जो बम्बई था दोस्तों उसको समाप्त कर दिया गया था और इसको क्या है, महाराष्ट्र राज्य बना दिया गया था। तो और गुजरात दोस्तों कौन सा राज्य हो गया था, ये 15वां राज्य हो गया था। इसके बाद दोस्तों 1963 में असम की नागा पहाड़ियों को काटकर, असम की नागा पहाड़ियों को काटकर दोस्तों क्या बनाया जाता है, नागालैंड बनाया जाता है। असम की नागा पहाड़ियों को काटकर नागालैंड बनाया जाता है और ये दोस्तों कौन सा राज्य हो जाता है, भारत का 16वां राज्य हो जाता है। इसके बाद दोस्तों 1966 में पंजाब से
अलग हो जाता है दोस्तों, पंजाब से अलग हो जाता है, हरियाणा अलग हो जाता है, और ये कौन सा राज्य बन जाता है दोस्तों, ये बन जाता है 17वां राज्य। हरियाणा अलग हो जाता है और दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होता है जिसको हम चंडीगढ़ के नाम से जानते हैं। तो 1966 में पंजाब से कौन कौन अलग होता है दोस्तों, हरियाणा अलग होता है, हरियाणा राज्य होता है, और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है जिसको हम चंडीगढ़ के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। हिमाचल प्रदेश जो कि केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों, उसको क्या है, राज्य का दर्जा दे दिया गया था 1972 में दोस्तों। और ये कौन सा राज्य बन गया था दोस्तों, ये 18वां राज्य बन गया था 1972 में दोस्तों। मणिपुर, त्रिपुरा जो कि केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों, इनको राज्य बना दिया गया था, और मेघालय राज्य बनाया गया था। यानी 1972 में 3 राज्यों का निर्माण किया जाता है। मणिपुर का निर्माण किया जाता है दोस्तों, ये 19वां राज्य बन जाता है, और त्रिपुरा का निर्माण किया जाता है, ये जो दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे इनको क्या है, राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, तो ये 20वां राज्य बन जाता है, और ये दोस्तों क्या है, मेघालय हमारा 21वां राज्य बन जाता है। इसके बाद दोस्तों 1975 में सिक्किम का निर्माण किया जाता है। सिक्किम को राज्य का दर्जा दे दिया गया था, और ये देश का 22वां राज्य बन गया था। इसके बाद दोस्तों 1987 में अरुणाचल प्रदेश का निर्माण किया जाता है। मिजोरम, और दोस्तों किसका, गोवा को भारत में शामिल कर लिया था, यानी गोवा का निर्माण किया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों कौन सा राज्य बन जाता है, ये 23वां राज्य बन जाता है, मिजोरम 24वां, और गोवा की हम बात करते हैं तो ये 25वां राज्य बन जाता है। यानी 1987 में 3 राज्यों को दोस्तों क्या है, राज्य का दर्जा दे दिया गया था, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा की बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों 2000 में 3 राज्यों का निर्माण किया गया था। 1 नवंबर 2000 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एमपी से अलग हो जाता है छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था, जो कि दोस्तों 26वां राज्य बन गया था। इसके बाद दोस्तों 9 नवंबर 2000 को दोस्तों यूपी से उत्तराखंड अलग हो जाता है, और ये कौन सा राज्य बन गया था दोस्तों, 27वां राज्य बन गया था। इसके बाद दोस्तों 15 नवंबर 2000 को बिहार से कौन अलग होता है दोस्तों, झारखंड अलग होता है, और क्या राज्य बन गया था दोस्तों, 28वां राज्य बन गया था। इसके बाद दोस्तों 2014 में दोस्तों आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 2 जून 2014 को अलग किया गया था। तो ये देश का कौन सा राज्य बन जाता है दोस्तों, 29वां राज्य बन जाता है। लेकिन दोस्तों एक बिल लाया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल लाया गया था दोस्तों 2019 में। और इस बिल के तहत दोस्तों जो जम्मू कश्मीर राज्य था दोस्तों, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था दोस्तों, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और दोस्तों जम्मू कश्मीर से अलग लद्दाख बना दिया गया था, और लद्दाख को भी क्या दे दिया गया था दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। यानी अगर हम बात करें दोस्तों, तो वर्तमान समय में कितने हमारे राज्य हो जाते हैं, यानी 1960 से पहले, यानी अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य बना दिए गए थे। तो 15वां हमारा गुजरात हो जाता है दोस्तों, 1960 में बम्बई से अलग होता है।
1963 में दोस्तों असम से नागालैंड अलग हो जाता है, तो ये 16वां राज्य बन जाता है। 1966 में पंजाब से दोस्तों हरियाणा अलग होता था, ये 17वां राज्य बन जाता है। 1971 में हिमाचल प्रदेश दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और ये 18वां राज्य बन जाता है। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, इनको राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और मेघालय का गठन किया जाता है। तो ये दोस्तों क्या है, हमारे 19, 20, 21वां राज्य बन जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 1975 में सिक्किम बनता है, भारत का 22वां राज्य। 1987 में 3 राज्यों का निर्माण किया जाता है दोस्तों, 23वें, 24वें और 25वें राज्य के रूप में। 2000 में 3 राज्य बनती हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तो ये 26, 27, 28वें राज्य के रूप में। और ये 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होता है दोस्तों, और ये क्या है, 29वां राज्य बन जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, क्योंकि ये जो जम्मू कश्मीर राज्य था दोस्तों, इसको क्या है, समाप्त कर दिया गया था और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन जो एक्ट लाया गया था 2019, उस बिल के माध्यम से ये जो जम्मू कश्मीर था दोस्तों, इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। और इससे क्या है, एक और केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया था जिसे लद्दाख के नाम से जानते। तो वर्तमान में 28 तो दोस्तों क्या है, राज्य हैं। राज्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो राज्य कितने हो जाते हैं दोस्तों, वर्तमान में राज्य 28 हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों, मैंने बताया था कि 1 नवंबर 1956 को जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उनमें हमारा अंडमान निकोबार था, लक्षद्वीप था दोस्तों, और क्या है, दिल्ली था। यानी 3 केंद्र शासित प्रदेश तो जब भी थे दोस्तों, 6 बनाए गए थे। हालांकि बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको राज्य का दर्जा दे दिया गया था। उसके बाद दोस्तों मैंने बताया था 1966 में दोस्तों चंडीगढ़ बनता है, पंजाब से अलग होता है दोस्तों, कौन, चंडीगढ़, तो ये क्या है। इसके बाद दोस्तों 1961 में दादरा व नागर हवेली की स्थापना होती है। 1961 में किसकी स्थापना होती है दोस्तों, दादरा व नागर हवेली की स्थापना होती है। और 1962 में दोस्तों, 1962 में दमन व द्वीप बन जाता है। 1962 में कौन बन जाता है, दमन व द्वीप बन जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 1962 में ही पौंडीचेरी बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, पौंडीचेरी बन जाता है। पौंडीचेरी का क्या है, निर्माण हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो दमन द्वीप है इसको 26 जनवरी 2020 यानी 2019 का जो प्रस्ताव था, जो एक्ट था, उसके माध्यम से इसको कहाँ शामिल कर दिया गया था दोस्तों, दादरा व नागर हवेली में इसको शामिल कर दिया गया था। किसमें, दादरा व नागर हवेली में शामिल कर दिया गया था। तो दोस्तों ये किस तरह से हो जाती है, अंडमान निकोबार है हमारा। 6 में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा अंडमान निकोबार आ जाएगा दोस्तों, एक लक्षद्वीप आ जाएगा दोस्तों, और क्या है, दिल्ली आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों दादरा व नागर हवेली आ जाता है। इसके बाद दोस्तों पौंडीचेरी आ जाता है, चंडीगढ़ आ जाता है। और अब दोस्तों अगर हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो कितने हो जाते हैं, हमारे 28 हो जाते हैं, क्योंकि दमन व द्वीप को क्या है, दादरा व नागर हवेली में शामिल कर दिया गया था। और वर्तमान समय में 2 नए राज्य, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। एक लद्दाख बना दिया गया था और दूसरा क्या है, कश्मीर बना दिया गया था। तो इस तरह से क्या है, हमारे वर्तमान में कितने राज्य हैं दोस्तों, राज्य की अगर हम बात करें तो कितने हैं, 28 हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कितने हैं, 8 हैं। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, हमारा पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में।